अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। अभी हमने रिफ्लेक्सिव की बात की। इन प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक्शन को वापस से सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्स कर रहे थे, परावर्तित कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका नाम रिफ्लेक्सिव पड़ा। अब इन्हीं को एम्फेटिक प्रोनाउन भी कह देते हैं। एम्फेटिक, जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा है एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब किसी को एम्फेसाइज करना मतलब दबाव देना, जोर देना। उसी तरह बन गया एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि जब ये दबाव देने का काम करेंगे, जोर देने का काम करेंगे, तो उस केस में इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस का नाम दिया जाता है। कैसे? चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, आई सॉ द मून, मैंने चांद देखा। एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य है। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सो हमारा क्या है? वर्ब। आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? द मून, चांद देखा। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा अलग होते हैं, आई और मून अलग अलग ही हैं। लेकिन अगर एक करना पड़े तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रिफ्लेक्सिव का, जिसकी बात हमने की थी। अभी यहाँ कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग हैं और हमारा अलग अलग ही लिखा गया है। सेंटेंस सही है, आई सॉ द मून, मैंने चांद देखा। अब एक दूसरा वाक्य अगर मैं ऐसा लिखूं, आई सॉ द मून माई सेल्फ। आई सॉ द मून माई सेल्फ, मैंने चांद को देखा। आई सॉ द मून माई सेल्फ, ये एक वाक्य है। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सो हमारा क्या है? वर्ब। किसको देखा? द मून, चांद देखा। क्या बन गया हमारा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है और अलग अलग ही रखा गया है। अब माई सेल्फ जो है वो क्या काम कर रहा है? आई सॉ द मून माई सेल्फ, इसका अर्थ क्या है इस वाक्य का? इस वाक्य का अर्थ क्या है? आई सॉ द मून माई सेल्फ। देखिए, कई बार हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो हम कई बार इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि आप बोलते हो, मैं वहां जाकर आया था, और इसी बात को आप थोड़ा सा दबाव देके कहते हो, अरे मैं खुद जाकर आया था। तो अब ये खुद शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? अपनी बात पर जोर देने के लिए। आप बोलते हो मैंने ये काम किया है, मैंने खुद ने ये काम किया है, आप इस तरह से बोल देते हो। तो अब स्वयं या खुद, मैंने स्वयं ने किया है, मैंने खुद ने किया है, तो इस तरह से क्यों बोल रहे हो आप? ये खुद या स्वयं शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? अपनी बात पर जोर देने के लिए। कुछ इसी तरीके का काम ये एम्फेटिक प्रोनाउन करते हैं। तो आई सॉ द मून माई सेल्फ, अब ये माई सेल्फ क्या कह रहा है? यानी अपनी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आई सॉ द मून माई सेल्फ, मैंने खुद चांद देखा, मैंने स्वयं ने चांद देखा है। यानी ये अपनी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग हो रहा है। सीधे तौर पे हम कह सकते थे आई सॉ द मून, मैंने चांद देखा, और मैंने खुद चांद देखा है, अपनी बात पर दबाव देना है, तो इसलिए अब इस प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया गया है। अब ये अपनी बात पर जोर देने के लिए आ रहा है, दबाव देने के लिए आ रहा है। मैंने खुद चांद देखा है, यानी कि मैंने खुद चांद देखा था, यानी कि ये अपनी बात पर जोर देने का काम कर रहा है। इसलिए इस वक्त इसका नाम क्या पड़ गया? एम्फेटिक प्रोनाउन पड़ा। इसको मैं इस वक्त एम्फेटिक प्रोनाउन नाम दूंगा, यानी कि ये अपनी बात पर जोर देने के लिए आते हैं। वाक्य में जो कहा गया है उस पर दबाव देने के लिए जो प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। जब ये रिफ्लेक्स का काम कर रहे थे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बने थे, और जब ये दबाव देने का काम करते हैं तो इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस नाम दिया गया है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसके। फिर से दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई प्रिपेयर द मील माई सेल्फ, मैंने स्वयं भोजन तैयार किया। दूसरा है, ही डिड द होमवर्क हिमसेल्फ, उसने खुद ने होमवर्क किया है। ऊपर वाले वाक्य में माई सेल्फ का प्रयोग हो रहा है, ठीक। यहां पर आई प्रिपेयर द मील, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। प्रिपेयर हमारा क्या है? वर्ब। और द मील हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। और आई प्रिपेयर द मील माई सेल्फ, मैंने खुद भोजन तैयार किया, मैंने स्वयं ने भोजन तैयार किया है। तो अब ये माई सेल्फ क्या काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ जोर देने का काम कर रहा है। तो अब ये हमारा क्या बन गया? एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, ही डिड द होमवर्क हिमसेल्फ, उसने खुद ने होमवर्क किया है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। डिड हमारा क्या हो गया? वर्ब। और द होमवर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ही डिड द होमवर्क, उसने खुद होमवर्क किया। ही और होमवर्क अलग है। तो अब ये हिमसेल्फ हमारे लिए क्या बनकर इस्तेमाल हो गया? उसने खुद होमवर्क किया है। तो अब ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये दोनों ही वाक्यों में हमारा जो माई सेल्फ और हिमसेल्फ है यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन बनकर इस्तेमाल हुआ है।
तो मूल रूप से एम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या हो गया, दबाव देना, जोर देना, यानी जोर देने के लिए जब इन प्रोनाउंस का प्रयोग होगा तो इन्हें क्या नाम दे दिया गया है, एम्फेटिक प्रोनाउन नाम दे दिया गया है। अब अगर मैं कोई वाक्य आपके सामने लिखूं जिसमें इन प्रोनाउंस का प्रयोग करूं, सेल्फ या सेल्स वाले प्रोनाउंस का प्रयोग करूं, तो आप पहचान सकते हो कि वो एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। अगर एक्शन को वापस से परावर्तित करके सब्जेक्ट पर धकेलने का काम करता है तो रिफ्लेक्सिव, और अगर जोर देने के लिए आता है तो एम्फेटिक। चलिए कुछ वाक्य देता हूं मैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने हिमसेल्फ का प्रयोग किया है, एक सेल्फ या सेल्स वाला प्रोनाउन का प्रयोग किया है। बताइएगा दोनों ही वाक्यों में हिमसेल्फ क्या है, ऊपर वाले वाक्य में क्या बनकर यूज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, और नीचे वाले में क्या है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। एक बार गौर से दोनों सेंटेंस को पढ़िएगा। माई ब्रदर डिजाइन द बिल्डिंग हिमसेल्फ, माई ब्रदर हिमसेल्फ डिजाइन द बिल्डिंग। अगर पहले ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले में वो क्या बनकर यूज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। उसी तरह नीचे वाले की बात करें, यहां क्या बनकर यूज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। देखिए अभी भी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, अगर अभी भी आपको पहचानने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा परेशानी महसूस हो रही है कि वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक, तो एक सीधा सिंपल सा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर सकता है, क्या बनकर यूज होता है, ऑब्जेक्ट बनकर यूज होता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होता है, कोई उसका दूसरा काम अंग्रेजी में नहीं होता। और एम्फेटिक का काम क्या है, जोर देने के लिए आना, दबाव देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप एक काम कीजिएगा, उस सेल्फ या सेल्स वाला प्रोनाउन जो कि वाक्य में इस्तेमाल हुआ है, इसको उस वाक्य के अंदर से हटाकर देख लीजिएगा। अगर वो एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, एम्फेटिक का काम क्या था, जोर देने के लिए आ रहा। जैसे हमने एक वाक्य लिखा था, आई सॉ द मून माई सेल्फ, मैंने खुद चांद देखा। यहां माई सेल्फ क्या बनकर इस्तेमाल हुआ था, एम्फेटिक प्रोनाउन, जोर देने के लिए आ रहा था। सब्जेक्ट क्या है, आई, सो हमारा क्या है, वर्ब, द मून हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या देखा, चांद देखा। मैं और चांद अलग अलग हैं, मैंने खुद ने चांद देखा, मैंने खुद ने चांद देखा। अब माई सेल्फ जो है वो जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा क्या बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन का काम था वाक्य के अंदर दबाव देना, जोर देना। अगर एम्फेटिक प्रोनाउन वाक्य के अंदर से हटा दिया जाए तो वाक्य गलत होगा क्या, जी नहीं, वाक्य गलत नहीं होगा। उसका काम था जोर देने के लिए आना, और वाक्य के अंदर से अब वो जोर या दबाव ही तो हटेगा, केवल इतना ही फर्क पड़ेगा, वाक्य गलत नहीं हो सकता। अब मैं यहां से अगर माई सेल्फ को हटा दूं और यहीं पे सेंटेंस को खत्म करूं, सेंटेंस अभी भी सही है। आई सॉ द मून, मैंने चांद देखा, सेंटेंस का अर्थ अभी भी है और वाक्य अभी भी क्या है, सही है। आई सॉ द मून माई सेल्फ, मैंने खुद चांद देखा, तो ये तो केवल और केवल दबाव देने के लिए आ रहा था। यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन को वाक्य के अंदर से अगर हटा दिया जाए तो वाक्य के अंदर से वो केवल दबाव या जोर ही हटेगा, वाक्य का अर्थ बरकरार रहेगा, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस की ग्रामर हमेशा सही रहेगी, क्योंकि उसका काम था जोर देने के लिए आना, और वो हटेगा तो केवल जोर ही तो हटा, वो दबाव ही तो हटा, सेंटेंस तो अभी भी क्या है, सही है। इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन को किसी भी एलिमेंट्स तत्व के अंदर शामिल नहीं किया जाता, इसको अतिरिक्त शब्द माना जाता है, इसको ग्रामर में स्थान, एलिमेंट्स में इसको स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि इसको हटाने पर भी ग्रामर हमारी सही रहती है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन हटाने पर भी वाक्य गलत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दबाव ही हटेगा। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के अंदर क्या काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर से हटा दिया जाए तो वाक्य में असर आएगा नहीं, तो हमारा वाक्य गलत होगा। यानी अगर आपने जिस सेल्फ या सेल्स प्रोनाउन को हटाया है वो रिफ्लेक्सिव है, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को हटा दिया है और ऑब्जेक्ट को हटाने पर वाक्य पे असर आएगा, वाक्य हमारा गलत होगा। तो आप हटाकर चेक कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं अगर हटाने पर भी वाक्य सही है, यानी कि वो क्या है, एम्फेटिक, सिर्फ और सिर्फ दबाव ही हटा है। और हटाने पर अगर वाक्य गलत होता है तो यानी कि आपने ऑब्जेक्ट के साथ छेड़खानी कर दी, आपने ऑब्जेक्ट को हटा दिया, तो हमारा वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इन दोनों सेंटेंस की बात करते हैं। माई ब्रदर डिजाइन द बिल्डिंग हिमसेल्फ, मेरे भाई ने खुद बिल्डिंग डिजाइन की। तो यहां जो था हिमसेल्फ को अगर मैं हटा दूं
यहीं पे फुल स्टॉप लगा दूं तो अब सेंटेंस माई ब्रदर डिजाइन द बिल्डिंग, मेरे भाई ने बिल्डिंग डिजाइन की। तो माई ब्रदर क्या हो गया, सब्जेक्ट, डिजाइन हमारा क्या है, वर्ब, और क्या डिजाइन की, बिल्डिंग डिजाइन की, ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर और बिल्डिंग अलग अलग है, मेरे भाई ने बिल्डिंग डिजाइन की। सेंटेंस अभी भी सही है, अर्थ अभी भी इसका सही है, यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ दबाव देने के लिए आ रहा था, जोर देने के लिए आ रहा था। कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक। उसी तरह नीचे वाला सेंटेंस यहां भी अगर मैं इसको हटा दूं तो आपके पास क्या बचा, माई ब्रदर डिजाइन द बिल्डिंग, मेरे भाई ने बिल्डिंग डिजाइन की। माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट, डिजाइन क्या है, वर्ब, और क्या डिजाइन की, बिल्डिंग डिजाइन की। अर्थ अभी भी वही है, मेरे भाई ने बिल्डिंग डिजाइन की, यानी हिमसेल्फ को लगाने पर और हटाने पर सेंटेंस अभी भी सही है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ जोर देने के लिए आ रहा था, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एम्फेटिक। दोनों ही एग्जाम्पल्स में हिमसेल्फ हमारा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन बनकर यूज हो रहा है। यहां भी ये क्या बनकर यूज हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन ही है, और ऊपर भी ये क्या काम कर रहा है हमारे लिए, एम्फेटिक का ही काम कर रहा है। दोनों ही केस में क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, दोनों ही केस में हटाने पर भी वाक्य सही है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन की जगह की बात करें तो वाक्य में उसकी दो जगह बनती हैं, दो स्थान पर आप उसको रख सकते हो। एक स्थान तो इसका है उस शब्द के तुरंत बाद जिस पर जोर दिया जाता है। यहां मेरे भाई ने खुद ने बिल्डिंग डिजाइन की, तो खुद मेरे भाई ने बिल्डिंग डिजाइन की, तो किस शब्द पर जोर दे रहा हूं, माई ब्रदर पर जोर दे रहा है। तो जिस शब्द पर दबाव दिया जाता है उसके तुरंत बाद भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। एक स्थान सो यहां बनता है, यानी जिस शब्द पर हम जोर देना चाहते हैं, दबाव देना चाहते हैं, उसके तुरंत बाद भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर इसको वाक्य के अंत में रख दिया जाता है। दो जगह इसकी बनती हैं, या तो जिस शब्द पर जोर दिया जाता है उसके तुरंत बाद, या फिर इसको वाक्य के लास्ट में लिखा जाता है। ऊपर वाला सेंटेंस है आई सॉ द मून माई सेल्फ, माई सेल्फ अंत में है, एम्फेटिक है। चाहूं तो मैं इसकी जगह कहां लिख सकता हूं, आई के तुरंत बाद, यहां भी मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, क्योंकि आई पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने सॉ द मून, चांद देखा, तो भी हमारा वाक्य सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। ऑल्दो इट वॉज हार्ड वर्क, हालांकि ये मुश्किल काम था। आई एंजॉयड मी, फिर भी मैंने एंजॉय किया। कितनी क्लास का वाक्य है, कितने हिस्से हो रहे हैं यहाँ पर, दो पार्ट्स में ये वाक्य डिवाइड है। पहला पार्ट है ऑल्दो इट वॉज हार्ड वर्क, हालांकि ये मुश्किल काम था, फिर भी आई एंजॉयड मी, मैंने अपने आप को एंजॉय किया। ऑल्दो इट वॉज हार्ड वर्क, हालांकि ये मुश्किल काम था। अगला जो हिस्सा है इसका, आई एंजॉयड मी, मैंने फिर भी एंजॉय किया। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, एंजॉयड क्या है, वर्ब, मैंने एंजॉय किया। मी, आई और मी दोनों एक हैं का अलग अलग, एक ही हैं, और हम दर्शा नहीं सकते। अगर हमें एक दर्शाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो हम यहां पर मी करना क्या है, गलत है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माई सेल्फ करना पड़ेगा। अब हमारा वाक्य सही है, ऑल्दो इट वॉज हार्ड वर्क आई एंजॉयड माई सेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही दिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है। शी ऑलवेज टॉक्स टू हर व्हेन शी इज अलोन, जब वो अकेली होती है तो हमेशा अपने आप से बातें करती है। काम करने वाला कौन, शी, काम क्या हो रहा है, टॉक्स, बात करने का, वो हमेशा बात करती है। किससे बात करती है, किसी और से या अपने आप से, अपने आप से ही। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही दिखाना है तो शी के हिसाब से क्या आएगा, हर या हर सेल्फ। जी हाँ, यहां पर क्या आएगा, हर सेल्फ। शी ऑलवेज टॉक्स टू हर सेल्फ व्हेन शी इज अलोन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही दिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों के बारे में बात की। देखिए प्रश्न आपका बनेगा वो रिफ्लेक्सिव से ज्यादा आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन से जो प्रश्न बनेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो वाक्य में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, इसका काम केवल दबाव देने का है। आएगा तो दबाव देगा और हटा देंगे तो दबाव हट जाएगा। ग्रामर में इसका इतना ज्यादा रोल नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं से आने की संभावना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक करने का तरीका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, यानी कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बेसिक्स के अंदर कुछ बात की थी। वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब्स जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, उन वर्ब्स को क्या कह दिया जाता है,
ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हमारे पास इंग्लिश में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव ही होती हैं। सामान्य तौर पे तो एक क्रिया को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लव की, लव जब क्रिया बनेगा तो लव एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल होगा। अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो वो वाक्य जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये कहूं आई लव, सब्जेक्ट क्या है आई, लव क्या है वर्ब आई लव, मैं चाहता हूं। अर्थ पूरा है या अधूरा है इस वक्त इसका अर्थ अधूरा है, वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ। अब किसको मैं चाहता हूं, मैं किससे प्यार करता हूं, वो उसके बाद में वो शब्द देना जरूरी है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं ये कह दूं आई लव यू, मैं तुम्हें चाहता हूं, तो यू हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। आई और यू अलग अलग हैं, यानी कि लव एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो वाक्य आपके लिए क्या रहेगा, अधूरा ही रहेगा। अब अगर मैं यू को हटा दूं तो आई लव मैं चाहता हूं, अर्थ पूरा हुआ या अधूरा, अधूरा हो गया। आप कुछ भी इसको ऑब्जेक्ट दो, आप ऑब्जेक्ट दोगे तो ही अपना अर्थ पूरा करेगा। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को चाहता हूं, तो अब ऑब्जेक्ट इसको क्या मिल गया, माई कंट्री मिल गया। तो आप कुछ भी ऑब्जेक्ट दो, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई विलेज, आई लव माई कंट्री, आई लव माई बुक्स, आई लव माई फ्रेंड्स, आप कुछ भी कहो, लव को ऑब्जेक्ट दोगे तभी वो अपना अर्थ कंप्लीट करेगा। तो लव एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आएगी। एक चीज और हम कर सकते हैं, अगर वाक्य के अंदर इसको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम ऑब्जेक्ट की पूर्ति एक तरीके से और कर सकते हैं, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बन के ही तो इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दूं और आई का ही क्या बना दूं, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही प्यार करता हूं, तो भी हमारा सेंटेंस क्या है, सही माना जाएगा। क्योंकि लव को ऑब्जेक्ट चाहिए और वो ऑब्जेक्ट हमने क्या दे दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में दे दिया, तो भी हमारा सेंटेंस सही है। तो ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती हैं। अगर वाक्य में उनको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो वो वाक्य हमारा गलत माना जाएगा। तो हम उस वाक्य में ऑब्जेक्ट की पूर्ति करके वाक्य सही करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट की पूर्ति कौन करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, ही डिवोटेड टू हिज कैरियर। डिवोटेड मतलब समर्पित कर देना। ही डिवोटेड, उसने समर्पित कर दिया, टू हिज कैरियर, अपने कैरियर को उसने समर्पित कर दिया। अब डिवोटेड एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आती है। उसने समर्पित कर दिया, किसको समर्पित कर दिया, अपने आप को या किसी और को समर्पित कर दिया। हम कहना क्या चाहते हैं, उसने अपने आप को, अपने कैरियर को समर्पित कर दिया, पूरा ध्यान उसने कैरियर पे लगाया। तो काम करने वाला कौन, ही, और काम क्या किया, डिवोटेड, समर्पित करने का। किसको समर्पित किया, अपने आप को ही किया। तो यहां पर बीच में वो शब्द गायब है कि नहीं, और डिवोट एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट तो लेगी ही लेगी, तो इसको ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। तो किसको समर्पित किया, ही के हिसाब से यहां पर क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। किसको समर्पित किया, टू हिज कैरियर, अपने कैरियर को। अब सेंटेंस हमारा सही है। डिवोट समबडी, डिवोट एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगी। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू हिज कैरियर। दूसरा सेंटेंस है, वी एंजॉयड ड्यूरिंग द समर, हमने छुट्टियों के दौरान एंजॉय किया। वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, एंजॉयड हमारा क्या है, वर्ब, और हमने कब एंजॉय किया, ड्यूरिंग द समर, छुट्टियों के दौरान। टाइम की बात कर रहा है, एडवर्ब। सेंटेंस दिखने में सही लग रहा है, अनुवाद भी इसका सही लग रहा है, लेकिन एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट के साथ आती है। ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इसको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो यानी यहां इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। अब वैसे तो मैं ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकता हूं, वी एंजॉयड क्रिकेट ड्यूरिंग द समर, हमने क्रिकेट को एंजॉय किया। वी एंजॉयड मूवीज, हमने मूवीज को एंजॉय किया। वी एंजॉयड पिकनिक, हमने पिकनिक को एंजॉय किया। लेकिन आप अपने मन से कोई नया शब्द ना दे करके इसी वाक्य के अंदर से ही उठाकर हम डाल दें, यानी कि हम वी का ही अगर यहां पर क्या बना दें, आवरसेल्व्स बना दें, तो हमारा अर्थ भी नहीं चेंज होगा और इसको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। हम अपनी तरफ से कोई नया अर्थ नहीं दे सकते। करने को तो मैं इसको दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट देके सही कर सकता था, वी एंजॉयड क्रिकेट ड्यूरिंग द समर, क्रिकेट ऑब्जेक्ट दे दिया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से कोई मीनिंग ना जोड़ करके इसको ऑब्जेक्ट की पूर्ति करनी है। तो वो काम कौन कर सकता है, वी का ही मैंने क्या बना दिया, आवरसेल्व्स बनाकर इसको ऑब्जेक्ट दे दिया। सेंटेंस भी सही हो गया और इसको ऑब्जेक्ट भी मिल गया और इसका अर्थ भी नहीं बदलना पड़ा। नेक्स्ट है, माई बॉस इंट्रोड्यूस्ड मी, मेरे बॉस ने क्या हो गया, सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस्ड क्या हो गया, वर्ब। मेरे बॉस ने इंट्रोडक्शन दिया, किसका दिया,
मी, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, कहाँ पे? इन द ऑफिस, ऑफिस में। इंट्रोड्यूस भी एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेती है, तो मी ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको चेक कर लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, माई बॉस और मी अलग अलग ही है कि नहीं, यानी इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस हमारा सही है। और अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मुझे इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ता, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही क्यों ना हो। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती हैं, और उनको ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर जा सकते हैं। देखिएगा यहां कुछ वर्ब्स दी हुई हैं। एब्सेंट, अनुपस्थित होना। अवेल, अवेल होता है अवसरों का फायदा उठाना, भुनना या फायदा उठाना। बिजी, व्यस्त रहना। कंटेंट, संतुष्ट होना। प्राइड, गर्व होना। ये सारी वर्ब जो हैं वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ये सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स तो और भी हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, जैसे एंजॉय था, लव था, इंट्रोड्यूस था, डिवोटेड था, ये सब हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब उन वर्ब्स को तो केवल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हो या किसी दूसरे के रूप में हो। लेकिन ये पांचों ऐसी वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही आवश्यकता होती है, ये किसी और का अपना ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेप्ट करती। एब्सेंट, अवेल, बिजी, कंटेंट, प्राइड, सामान्य तौर पर ये वर्ब जो है सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही अपना ऑब्जेक्ट के तौर पर लेती हैं। तो अब कुछ वाक्य नीचे दे रखे हैं। मार्टिना कंटेंटेड विद ए बाउल ऑफ सूप। मार्टिना जो है वो कंटेंटेड, संतुष्ट हो गई, विद ए बाउल ऑफ सूप, सूप के एक प्याले से। तो कंटेंट, संतुष्ट होना, ये एक ऐसी वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही अपना ऑब्जेक्ट लेगी। सब्जेक्ट क्या है? मार्टिना। कंटेंटेड, संतुष्ट हो गई। अब इसको अपने बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहां वो गायब है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। इस वाक्य को सही करने के लिए मुझे इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा, और कंटेंट को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देने के लिए क्या करेंगे? मार्टिना से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। मार्टिना लड़की है, तो यानी कि शी को शी का क्या बनेगा? हरसेल्फ। तो यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा? हरसेल्फ देना पड़ेगा। मार्टिना कंटेंटेड हरसेल्फ विद ए बाउल ऑफ सूप। अब हमारा सेंटेंस सही हुआ है। नीचे वाला है ही बिजीड इन द पार्टी, वो पार्टी में बिजी था। तो बिजीड यहां पर वर्ब बनकर प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट क्या है? ही। तो बिजी भी हमारी एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ होती है। तो यहां पर किसको क्या देना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि क्या हो सकता है? ही का क्या बनेगा? हिमसेल्फ। ही बिजीड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बिजी रखा हुआ था इन द पार्टी, पार्टी में। अब हमारा सेंटेंस सही है। थर्ड सेंटेंस है शी हैड ऑलवेज प्राइड ऑन हर अपीयरेंस। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमें इसको प्राइडेड करना पड़ेगा। शी हैड ऑलवेज प्राइडेड ऑन हर अपीयरेंस, उसको हमेशा से अपने रंग रूप पे गर्व था। तो प्राइडेड जो कि थर्ड फॉर्म है, प्राइड, गर्व, ये भी एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा अपने बाद क्या लेगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लेगी। तो यहां पर बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता है, तो क्या होना चाहिए? शी का हम लोग क्या कर देंगे? हरसेल्फ बना के लिख देंगे। तो शी हैड ऑलवेज प्राइडेड हरसेल्फ। शी हैड ऑलवेज प्राइडेड हरसेल्फ ऑन हर अपीयरेंस। अब हमारा सेंटेंस सही हुआ है। ठीक, तो ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो कई बार इन वर्ब्स से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर सेंटेंस को पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं।